हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड बताइए, पहला आपका क्वेश्चन है कि उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, अनिश्चित जनन। तो पौधों में प्रजनन होता है कैसे, ये आप सभी को बताना है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर यहाँ होगा कि पौधों में प्रजनन होता है वो अलैंगिक जनन। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, जो पौधों में प्रजनन होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक बीजों द्वारा होता है, ठीक है, कायिक प्रजनन द्वारा होता है। तो ये आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों में प्रजनन होता है वो होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब अलैंगिक प्रजनन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो जाता है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सर्पगंधा, ऑप्शन डी मक्का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो जाता है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा आंसर की सर्पगंधा, यानी जो सर्पगंधा पौधा है वो अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा कि जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा लिनियस। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी गेहूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं ऐसा पौधा है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेस में बदल देते हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, ऑप्शन सी सभी प्रकार के शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेस में बदल देते हैं। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। वो कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेस में बदल देता है, बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट प्रकार के विषाणु। जो विशिष्ट प्रकार के विषाणु होते हैं वो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेस में बदल देते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी हरे पौधे, ऑप्शन सी कीटभक्षी पौधे, ऑप्शन डी मांसाहारी जंतु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है तो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पौधे, यानी खाद्य श्रृंखला में प्रथम है वो है हरे पौधे। अगला आपका प्रश्न है कि जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय, जीव। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा जाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला आपका प्रश्न है कि जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव में, एक विलयन में, एक क्लोराइडल घोल में, एक आयनिक घोल में। तो जीव द्रव्य होता है किस में होता है, बताइए फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक कोलाडाइल घोल में। जीव द्रव्य होता है एक कोलाडाइल घोल में। अगला आपका प्रश्न है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किया था उसका नाम है। ऑप्शन ए गुड़हल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी मटर। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किया था उसका नाम क्या है? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर मटर सही हो जाएगा, यानी मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किया उसका नाम है मटर। अगला आपका प्रश्न है कि पादप कोशिका की पहचान है। ऑप्शन ए जीवद्रव्य कला, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा कि पादप कोशिका की पहचान है, क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि स्वतः जनन सिद्धांत नंबर प्रश्न है कि स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक नाम है वॉन हेलमोंट, ऑप्शन बी लुई पोस्टर, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी ओपेरिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉन हेलमोंट, यानी स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो है वॉन हेलमोंट। अगला आपका प्रश्न है कि स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि ऑप्शन ए कटंक पर पर्व तथा पर्वसंधियां होती है, ऑप्शन बी ये तने पर लगे होते हैं, ऑप्शन सी ये पौधों की रक्षा करते हैं, ऑप्शन डी ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्वसंधियां होती है। तो स्तंभ कटंक तने के रूपांतरण है क्योंकि यहाँ पर कौन सा हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था तने के रूपांतरण के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, यानी ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं और तथा इन पर पर्व एवं पर्वसंधियां होती हैं। हमने बहुत ही क्योंकि स्तंभ आप सभी को पता है तने को ही कहा जाता है, ठीक है, और पर्व किसे कहते हैं, पर्वसंधियां किसे कहते हैं? तो दो पर्वसंधियों के बीच की दूरी को हम पर्व कहते हैं और जो गांठ होता है उसको हम पर्वसंधियां कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अंगूर में प्रतान रूपांतरण है। ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी पत्ती का, ऑप्शन सी अनुपत्र का, ऑप्शन डी पुष्प अक्ष का। तो अंगूर में प्रतान रूपांतर है, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का जो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर में प्रतान रूपांतर है वो है तने का, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एक घेरे में अरिय तथा बाह्य आदि द्वारुक, ऑप्शन बी एक घेरे में संयुक्त तथा अंत आदि द्वारुक, ऑप्शन सी मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्वारुक, ऑप्शन डी एक घेरे में आर्य तथा अंत आदि द्वारुक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि गेहूं की जड़ में, ठीक है, जो गेहूं का जड़ होता है उस जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो यहाँ पर होगा कि गेहूं की जड़ में संवहन पुल जो होता है वो एक घेरे में आर्य तथा बाह्य आदि द्वारक होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि तना प्रधान का उदाहरण है मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर, अंगूर। तो तना प्रधान का उदाहरण है, जल्दी बताइए फ्रेंड, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, तना प्रधान का उदाहरण है वो हो जाएगा अंगूर, ठीक है, अंगूर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2 या 4। तो एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है वो कितनी होती है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि तो देखिए फ्रेंड्स, अगला आपका प्रश्न है कि पेड़
किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? ऑप्शन ए आर्द्र जल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय जल, ऑप्शन सी बांधित जल, ऑप्शन डी कोशिका जल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? क्या आर्द्र जल होगा, या फिर गुरुत्वीय जल होगा, या फिर बंधित जल होगा, या फिर कोशिका जल होगा? क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेड़ जो होता है वो कोशिका जल को अवशोषित करता है। अगला आपका प्रश्न है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है फ्लोएम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा, ब्लूकोट द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए फ्रेंड, जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है वो पहुंचता है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण में ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? ऑप्शन ए वेलामेन उत्तक द्वारा, ऑप्शन बी न्यूमेटोकोर द्वारा, ऑप्शन सी वात रंध्र द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा चुष्कांक द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइए फ्रेंड्स कि मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण में ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का जो यहाँ 26 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमेटोकोर द्वारा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है? ऑप्शन ए जल के शीर्ष पर, ऑप्शन बी मूल रोम प्रदेश में, ऑप्शन सी पुरातन प्रदेश में, ऑप्शन डी दीर्घ प्रदेश में। तो सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? तो मूल रोम प्रदेश में। अगला आपका प्रश्न है कि द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल होते हैं? ऑप्शन ए अरीय और एक्जॉर्क, ऑप्शन बी अरीय और एंडोर्क, ऑप्शन सी संयुक्त बंद कोलेट्रल, ऑप्शन डी संयुक्त खुले वाइट लेटलर। तो यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल होते हैं अरीय और एंडार्क। ठीक है, आपका प्रश्न है कि मूसला जड़ पाई जाती है? ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन बी सरसों में, ऑप्शन सी धान में, ऑप्शन डी गन्ना में। तो मूसला जड़ पाई जाती है किस में पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स, क्या मक्का में पाई जाती है, या फिर सरसों में, या फिर धान में, या फिर गन्ना में? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, सरसों में मूसला जड़ पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं? ऑप्शन ए अस्तंभ जड़ें, ऑप्शन बी आरोही जड़ें, ऑप्शन सी आर्द्रता ग्राही जड़ें, ऑप्शन डी स्तंभ जड़ें। तो बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बरगद से रिलेटेड है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप बता सकते हो। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी, स्तंभ जड़ें। अगला आपका प्रश्न है कि सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है? ऑप्शन ए सीमाक्ष, ऑप्शन बी असीमाक्ष, ऑप्शन सी मुंडक, ऑप्शन डी शुकी। तो सरसों के पौधों में पाए जाने वाला पुष्प क्रम है, तो क्या है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सरसों के पौधों में पाए जाने वाला पुष्प क्रम है वो है शुकी, यानी यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला आपका 32 प्रश्न है कि सरसों का पौधा है? ऑप्शन ए झाड़ी, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी सुकाय, ऑप्शन डी साख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि सरसों का पौधा है, क्या झाड़ी है, या वृक्ष है, या फिर सुकाय है, या फिर साख है? क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का साख। ठीक है, डी, यानी सरसों का पौधा है साख। अगला आपका प्रश्न है कि दूब घास पौधा है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही, बलरी। तो दूब घास पौधा क्या है? ऑप्शन 4 है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे? क्या विसर्पी है, या अनुसर्पी है, या फिर आरोही है, या फिर बलरी है? बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा दूब घास पौधा है वो है विसर्पी।
अगला आपका प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रिला, डोसरा, कुकुरमुत्ता, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है, वो हो जाएगा आप सभी का आंसर जो हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है ड्रोसरा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है। ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी सलजम, ऑप्शन बी सलजम, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी दूब घास। तो बहुवर्षीय पौधा कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा दूब घास। ठीक है, बहुवर्षीय पौधा है दूब घास। अगला आपका प्रश्न है कि पत्तियों में भोज्य पदार्थों को हस्तांतरित करने वाला उत्तक है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी मृदुतक, ऑप्शन सी दृढ़ोतक, ऑप्शन डी फलोयम। तो पत्तियों से भोज्य पदार्थों को हस्तांतरित करने वाले उत्तक है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को हस्तांतरित करने वाला उत्तक है वो है फ्लोयम। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 37 की कौन सा बीज एक बीजपत्री है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मक्का। यानी कौन सा बीज जो है वो एक बीजपत्री है, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आपका सरसों, चना, मटर ये नहीं होता है, जो एक बीजपत्री होता है वो होता है मक्का। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि द्वितीयक केंद्रक ठीक है निषेचित होकर बनता है, तो क्या बनता है। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी भोड़ और ऑप्शन डी भोड़पोष। तो द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर क्या बनाता है, क्या बीज बनाता है या फिर फल बनाता है या फिर भोड़ बनाता है या फिर भोड़पोष बनाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कि द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर भोड़पोष बनाता है। ऑप्शन नंबर डी 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए मूल में, ऑप्शन बी फल में, ऑप्शन सी बीजांड में, ऑप्शन डी जायांग में। तो फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, वो किस में होती है, क्या मूल में होती है, फल में होती है, बीजांड में होती है या फिर जायांग में होती है, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, यानी फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो होती है बीजांड में। मक्का के पौधे में परागण होता है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कृत्रिम रीति से। तो देखिए फ्रेंड्स मक्का के पौधे में परागण होता है वो होता है वायु द्वारा। ठीक है, ये मतलब वैसे तो मक्का कृत्रिम यानी उसका फसल भी लगाया जाता है, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से बोले तो यहाँ पे हो जाएगा कि वायु द्वारा हो जाता है मक्के के पौधे का परागण। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। ऑप्शन ए गुड़हल, ऑप्शन बी रेफ्लिशिया, ऑप्शन सी केली, ऑप्शन डी उल्किया। तो किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा कि जो आपका रेफ्लिशिया पौधा है वो रेफ्लिशिया पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जो रेफ्लिशिया पौधा है जो इसका पुष्प होता है विश्व में सबसे बड़ा होता है। अगला आपका प्रश्न है कि नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए कलाई घड़ी से, ऑप्शन बी टेबल घड़ी से, ऑप्शन सी दीवार घड़ी से, ऑप्शन डी विराम घड़ी से। तो नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा कलाई घड़ी से। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल और ऑप्शन डी विद्युत बल। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, यानी जब दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है तो वहाँ पर कौन सा बल होता है बताइए फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर जो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत बल। अगला आपका प्रश्न है कि घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति, ऑप्शन बी दोलन गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घूर्णन गति। ठीक है, यानी घूमता हुआ लट्टू जो गति करता है वो करता है घूर्णन गति। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में आता है? जब हम गेंद को फेंकते हैं तो जो गेंद होता है वो फिर से पृथ्वी की ओर यानी जमीन पे आके गिरती है। तो संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए पौधे में, ऑप्शन बी जंतुओं में, ऑप्शन सी कवकों में, ऑप्शन डी विषाणुओं में। कौन सा सही होगा बताइए? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों में। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑप्शन ए मंड स्टार्च, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी और तथा व दोनों, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो उसका प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है वो होता है मंड यानी स्टार्च, और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 24 की मानव शोषण करता है? ऑप्शन ए नाक द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। क्या लग रहा है आपको, मानव शोषण करता है किसके द्वारा? क्या नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा? बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। यानी मानव शोषण करता है किसके द्वारा? तो फेफड़ों द्वारा। 25 प्रश्न है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो आज फर्स्ट टेस्ट है तो इसलिए साइंस का, तो इसलिए हमने बहुत इजी प्रश्न लिए हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? बिल्कुल सही, आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर 26 प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे यानी नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है कांटों में, तनों में, जड़ों में, सभी में। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांटों में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 27 की मेढक है, तो मेढक क्या है? जलचर है, ऑप्शन बी थलचर है, ऑप्शन सी नभचर है, या ऑप्शन डी उभयचर है? क्या यहाँ पे सही होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए, आप सभी के लिए 5 सेकेंड की टाइमिंग दी जा रही है और सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उभयचर। ठीक है, अगला आपका 28 प्रश्न है कि चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कौन सा सही होगा? चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। ठीक है, 14 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंडरा जोड़ती है? ऑप्शन ए हड्डियों को हड्डियों से, ऑप्शन बी पेशियों को पेशियों से, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र की पेशी से, ऑप्शन डी पेशियों को हड्डियों से। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कंडरा जोड़ती है पेशियों को हड्डियों से। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है आपके पास? ऑप्शन ए स्टेपिस, फीमर, इनकस, इनमें से कोई नहीं। क्या आपको लग रहा है
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए आपके सीरीज में जो इसका जो आंसर है वो गलत दिया गया है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिज और सबसे बड़ी है वो है फीमर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 31 की, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो वो होता है अपूर्णता रोग, यानी और यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 1 गज बराबर होता है। ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन बी 4 फुट, ऑप्शन सी 3 फुट, ऑप्शन डी 2 फुट। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका 3 फुट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 गज बराबर होता है 3 फुट। अगला आपका प्रश्न है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। क्या। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी सभी। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। आपके सामने टाइम है 4 और 5 सेकेंड। बिल्कुल सही गाइस, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़, क्योंकि जड़ ही है जो भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को स्थिर रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़। अगला आपका प्रश्न है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी ये सभी। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पौधप्रथम जो कि पत्तियों का रूपांतरण है होता है पाया जाता है मटर में, सरसों में, नीम में, मक्का में। कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, मटर हमने डिस्कस भी किया था परसों। ठीक है, क्योंकि जो लेसन 2 था उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था पत्तियों का रूपांतरण में। और आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने आपसे भी से बोला भी था कि केवल अगर आप एग्जाम्पल याद कर लेते हो तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी एपीफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर कि वो कौन से पौधे हैं जो मरुस्थल में उगते हैं तो क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि जड़ों के प्रकार है। ऑप्शन ए मूसला जड़, ऑप्शन बी अपस्थानिक जड़, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा। तो देखिए जड़ों के प्रकार हैं तो जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को झकड़ा जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ क्या होता है और अपस्थानिक जड़ क्या होता है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जो ये आपका पौधों का भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पूरा आपका मूसला जड़ होता है। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ होता है जिसे झगड़ा जड़ भी कहा जाता है, जिसकी जो रचना होती है बहुत ही पास से होती है, बिल्कुल ऐसे। और जो मूसला जड़ होती है वो उसकी जो चित्र होता है वो दूर दूर होता है। ठीक है, अब देखिए 39 आपका प्रश्न की पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए सेलुलोज से, ऑप्शन बी काइटिन से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज। आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को कहते हैं जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, लाइकेन का क्या होगा। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं विषाणु यानी वायरस। बिल्कुल सही आप सभी को आंसर है।
अगला आपका प्रश्न है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी छुई मुई में, ऑप्शन सी नीम में, ऑप्शन डी अदरक में। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, वो होता है छुई मुई में। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए फंक ने, या फंक भी आपने देखा होगा, हॉपकिंस ने, लूनिन ने, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे, चार आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए गाइस। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो फंक ने। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी, घेंघा। क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे कौन सा की रोग हो जाता है जो पॉलिश किए हुए अगर हम चावल खाते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए गाइस। तो देखिए बेरी बेरी आप सभी को पता है, विटामिन जो बी होता है उसकी कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स, बेरी बेरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सी होता है और बी होता है, सबसे ज्यादा सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी और सी। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ना कि यहाँ ज्यादातर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ तो आपका ऑप्शन विटामिन सी होगा। ठीक है, क्योंकि जो जल में घुलनशील होता है वो आपका विटामिन सी ही होता है। ठीक, अब देखिए अगला जो है कि इनमें से कौन सा वसा घुलनशील में विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए डी ई के। ठीक है, उसके बाद आपका है विटामिन बी सी, विटामिन डी के, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो जल में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील कौन है। क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा विटामिन ए डी ई ए के। तो ये डिफरेंट है कुछ, जो जल में घुलनशील होता है वो सी, और यहाँ पे आपका वसा में घुलनशील ए डी ई के हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्कर्वी रोग की पहचान है। मशोड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए गाइस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ठीक है, मशोड़ों से रक्तस्राव, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 47 आपका प्रश्न है कि मैरेस्मस तथा क्वासी और कर रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए मैरेस्मस तथा क्वाशी और कर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन में आप सभी को पता है एग आ जाता है, मिल्क आ जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए स्पेरोमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी एमीमीटर, ऑप्शन डी स्फेगनोमीटर। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से बताइए। रक्त दाब किससे मापा जाता है, चार आप सभी के सामने ऑप्शन है, जल्दी से फास्ट। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी का प्रिपरेशन जो है बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किस रक्त का समूह को सर्वदाता कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसको खुद ही बताइए। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जो आपका प्रश्न है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। ठीक, और अगर आप सभी की रिक्वेस्ट हो तो चलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, वो है आपका ओ। ठीक, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा। तो वो हो जाएगा सर्वग्राही, हो जो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑप्शन ए बी, मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है वो होता है ए बी, और सभी को दे सकता है वो होता है ओ। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है।
तो कौन सा है? स्टेपिस, फीमर, ट्यूबुला, टिबिया। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। सबसे छोटी स्टेपिज और सबसे बड़ी फीमर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्लियर। अगला आपको प्रश्न है कि हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत में, तितली में, अग्नाशय में, वृक्क में। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा कि हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती है? जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका तिल्ली में। जो लसिका कोशिकाएं बनती है वो तिल्ली में बनती है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि एपीकल्चर है। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? एपीकल्चर है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, मधुमक्खी पालन। अगला आपका प्रश्न है 55 की मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 11, 8, 14, 7। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से गाइस जल्दी से बताइए। तो देखिए मानव कपाल में हड्डियों की संख्या जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर सही है। अगला आपका प्रश्न है कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है कौन सा? तर्क रूप, पड़स्तंभ, कंदगुच्छ, कुंभी रूप। बताइए भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका हो जाएगा कंद गुच्छ और जो है वो तर्क रूप, कुंभी रूप, ये सभी क्या है आपके मूसला जड़ के रूपांतरण है। अगला आपका प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है ब्रायोफिलम में, वेलेस्नेरिया में। आज हमने डिस्कस भी किया था पत्तियों द्वारा, कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। कायिक परिवर्धन क्या है? ठीक। और लैंगिक जनन का प्रकार है जो 5 प्रकार का होता है, मुकुलन, विखंडन, ये सभी बहुत ही अच्छे से हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए आज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रायोफिलम। ठीक है। और ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि कोण का मात्रक है मोल, स्टेडियम, एम्पियर, रेडियन। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से बताइए गाइस। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा रेडियन। घनकोण का हो जाता है घनकोण का स्टेडियन। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का धकेलना, पहाड़ से पत्थर। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट आज का प्रश्न है कि उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय की क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अपचयन और उपचयन। 2 प्रकार की उपापचय की क्रिया होती है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए जो कि आपके राजन से जितने भी प्रश्न थे हमने डिस्कस किए। ठीक है। और आपके एग्जाम में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसलिए हमने बाहर से कुछ नहीं डिस्कस किया। ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।